इन बंद कमरों में मेरी सांस घुटी जाती है। खिड़कियां खोलता हूं तो जहरीली हवा आती है। जी, कमलेश्वर का सुप्रसिद्ध उपन्यास कितने पाकिस्तान। कमलेश्वर अपने उपन्यास की भूमिका में लिखते हैं, कितने पाकिस्तान उपन्यास मन के भीतर लगातार चलने वाली एक जिरह का नतीजा है। यदि किसी लेखक के मन में लगातार कोई जिरह चल रही है तो वह निश्चित ही एक ऐतिहासिक बात है। कमलेश्वर अपने उपन्यास में साफ स्पष्ट करते हैं कि पाकिस्तान एक देश के नाम से कहीं अधिक विभाजन का पर्याय है। विभाजन जो एक घर में बेटे और बाप के बीच है, पत्नी और पति के बीच है, सास बहू के बीच है और भाई बहन के बीच है। वही विभाजन घर से बाहर निकलकर पड़ोसियों के बीच है, पड़ोसियों से बाहर निकल समाज के बीच है, जाति के बीच है, धर्म के बीच है, लिंग के बीच है, ऊंच नीच के बीच है, रंग के बीच है, सोच के बीच है और मान्यताओं के बीच है। आगे बढ़कर देशों के बीच है। संपूर्ण विश्व में विभाजन ही विभाजन है। और हम बात करते हैं एक पाकिस्तान को देश मानने की। यह उपन्यास आपको बताएगा कि आपके अपने इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के विभाजन से पहले हमने विभाजन करना और विभाजन को जीना सीख लिया था। हम जानते थे विभाजन क्या है और हम आज भी जानते हैं विभाजन क्या है। तभी कमलेश्वर अपने उपन्यास का नाम रखते हैं कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान उपन्यास आपके सामने सवाल उठाता है। उपन्यास का मुख्य पात्र अदीब जो समय की भूमिका में आपके सामने आएगा, वो किसी को नहीं छोड़ता। वह महात्मा गांधी को भी बुलाएगा, नागासाकी को भी बुलाएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी बुलाएगा और अकबर को भी बुलाएगा और जिम्मेदार ठहराएगा औरंगजेब को भी। माउंटबेटन को भी नहीं छोड़ेगा और आपको भी नहीं। आपसे इतने सवाल पूछेगा ये उपन्यास, इतने सवाल पूछेगा ये उपन्यास कि आप एक बार यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, कितने पाकिस्तान मेरे आसपास, मेरे अपने बनाए हुए। कितने पाकिस्तान के लिए कमलेश्वर स्वयं लिखते हैं, यह उपन्यास मानवता के दरवाजे पर इतिहास और समय की एक दस्तक है। इस उम्मीद के साथ कि भारत ही नहीं, दुनिया भर में एक के बाद एक दूसरे पाकिस्तान बनाने की लहू से लथपथ यह परंपरा अब खत्म हो। अब हम उस सोच के दायरे पे हैं, अब हम उस समाज के दायरे पे हैं और अब हमारी सोच उस सच्चाई के साथ जुड़ी हुई है कि शायद अब हम यह समझ सकें कि हमें पाकिस्तान बनाने की यह परंपरा अपने हृदय से ख़त्म करनी होगी। आज जिस दौर में इस वक्त हम बैठे हैं, वहाँ विभाजन काम नहीं आएगा, वहाँ साझेदारी काम आएगी। मैं आपके सामने उपन्यास की कुछ पंक्तियाँ लेकर आई हूँ। आप इसे सुने और जानें और पढ़ें कि उपन्यास आपको क्या कहता है। हिंदुस्तान के इतिहास का एक पन्ना नहीं, सारे पन्ना पलटना चाहता है। एक एक पन्ना पलट कर देखिए। इस भारतवर्ष का पूरा इतिहास पलट जाइए और बताइए कि क्या कभी किसी भी सदी में इसका विभाजन हुआ है। आर्यों ने कभी भी सिंधु देश, सरस्वती देश या गंग देश के रूप में विभाजित नहीं किया। उनके ग्रंथों में हमेशा इसे प्रायः द्वीप को जम्बू द्वीप ही पुकारा गया। उन्होंने हमेशा इस महादेश के दिशांचलों को इसकी समग्रता में स्वीकार किया। रामायण काल में राक्षस रावण में युद्ध हुआ तो केवल आर्य नहीं, इस महादेश के एक एक अचल का व्यक्ति लड़ा। महाभारत के युद्ध के बाद भी विजयी पांडवों ने अपने विरुद्ध लड़ने वाले किसी भी पराजित महारथी के राज्य को इस महादेश से पृथक नहीं किया।
भारत महादेश भारत ही रहा। शत्रु और मित्र इसी एकात्म भूखंड का हिस्सा रहे। ईसा पूर्व 3री सदी में मेसोपोटामिया का सिकंदर आया। महाराजा पुरु को पराजित कर लेने के बाद भी उसने इस देश को विभाजित नहीं किया। शक और हूण आक्रमणकारी थे, वे भी इस महादेश के टुकड़े नहीं कर सके। मोहम्मद बिन कासिम आया तो उसने इसी महादेश के सिंध क्षेत्र पर राज्य किया। उसने इस देश को नहीं तोड़ा, दूसरा देश आजाद नहीं किया। गौरी, नादिर शाह, अब्दाली तक ने इस देश के नक्शे को नहीं बदला। तुर्क आए, वे चाहते तो इसी देश को तोड़कर तुर्किस्तान या कोई दूसरा अफगानिस्तान बना लेते। मुगलिया सल्तनत ने हमेशा इस देश की अखंडता को पहचाना और मंजूर किया। उन्होंने इस महादेश में अपने किसी देश की तामीर नहीं की। यहाँ तक कि औरंगजेब चाहता तो अपनी सल्तनत से गैर मुस्लिमों को अपनी ताकत और तलवार से खारिज करके एक इस्लामी देश को अलग कर लेता। कहते हुए राजा टोडरमल ने अदालत में मौजूद एक एक व्यक्ति को देखा और सन्नाटे को तोड़ते हुए अपना सवाल पेश किया। तो फिर अदीब आलिया, ऐसा क्यों हुआ कि अंग्रेजों की सौदागर कौम के हाथों 5000 साल पुराना यह महादेश अपने इतिहास में पहली बार विभाजन का शिकार हुआ? इसका कोई उत्तर है इस जहाजी माउंटबेटन के पास। पेज 272, कितने पाकिस्तान, बाय कमलेश्वर। हर युवा से विशेष तौर से यह उम्मीद की जाती है कि वह इस खूबसूरत उपन्यास को पढ़े, समझे, जाने और जिए। यही इस सदी को, इस समय को एक युवा की सर्वाधिक श्रेष्ठ भेंट हो। शुक्रिया।